हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर बैक टू बेसिक सीरीज। यहाँ पे जो है हम पॉलिटी के अंदर एनसीईआरटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क उसके चैप्टर्स को जो है सिंपली और इजीली समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, ये क्लास 11 की एनसीईआरटी है और इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चाहे आपने लक्ष्मीकांत जो है पढ़ ली हो, शुरू कर दी हो, ये एनसीईआरटी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है। ना ही सिर्फ फैक्चुअल चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन को लेके बल्कि एनालिटिकल और प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज देती है। तो ये जो आपकी बुक है ये आपको कई क्वेश्चंस जो है राइट करवा सकती है आपके प्रीलिम्स एग्जाम में। आज का ये जो आपका लेक्चर है ये बात करेगा चैप्टर 2 की, जो कि फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करता है। एंड दो जो इसके कॉम्पोनेंट्स है, व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स एंड क्यों इनको फंडामेंटल बोला जाता है, उसके साथ ये डील करेगा। ठीक है। अब कभी भी जब भी हमने जो है अपने प्रीवियस लेक्चर ऑफ बैक टू बेसिक्स में हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात की थी। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के हमने अंदर क्या बोला था? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज बेसिकली द आइडिया ऑफ अ लिमिटेड गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो है ऑल पावरफुल नहीं है बट उसके पावर्स पे क्या है, कंसिडरेबल लिमिट्स है, वेल थॉट आउट लिमिट्स है, ताकि गवर्नमेंट्स जो है अथॉरिटेरियन या डिक्टेटोरियल ना बने। एंड मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट्स जो हैं हैपन टू बी democracies. And democracies, as the name suggests, demos कौन होते हैं? आपके लोग, are participatory in nature. एंड ये जो है पॉसिबल तभी हो पाता है अगर ये लोग जो हैं इंजॉय करें कुछ राइट्स जो कि रिस्पेक्ट करे गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट प्रदान करे और उनको प्रोटेक्ट करे। तो डेमोक्रेसीज जो है तभी बन पाती हैं और ज़रूरी है कि वो इंश्योर करें कि इंडिविजुअल्स जो हैं, उनके जो सिटीजन्स हैं डेमोक्रेसी में, उनके पास कुछ राइट्स हों और गवर्नमेंट जो है इन राइट्स को रिकग्नाइज करे और इनकी रिस्पेक्ट करे। राइट। एंड दैट इज़ वाई मोस्ट डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि उनका फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, उसके अंदर जो है इन राइट्स को वो लिस्ट आउट कर देती हैं। और ऐसी जो लिस्ट ऑफ राइट्स होती हैं उसको मोर ऑफन देन नॉट वो एक बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं यूएसए के अंदर जो पहली 10 अमेंडमेंट्स आई, उन्होंने जो है उनके राइट्स उनको प्रदान किए। Those 10 amendments are what constitute USA के Bill of Rights. Similarly, India के अंदर भी not just post independence but in fact throughout the colonial times there was this recognition of the idea कि हमें rights की ज़रूरत है। And throughout history numerous reports, numerous committees, numerous leaders put forth this idea कि हमें जो है आप rights प्रदान कीजिए। And one of the most important committees to do this was the मोतीलाल नेहरू committee। मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। ठीक है। सो द एनसीईआरटी टॉक्स अबाउट द नेहरू कमिटी, जिनकी नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। राइट। एंड इस डॉक्यूमेंट ने जो है लिस्ट आउट किए थे अ बिल ऑफ राइट्स। राइट। और इसी ट्रेडिशन को आगे लेके जाते हुए इंडिपेंडेंस के बाद फंडामेंटल राइट्स जो है इनग्रेन किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इन विच चैप्टर? इन चैप्टर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो 12 से लेकर 35 तक के आपके जो आर्टिकल्स हैं वो थ्रू आउट ये फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करते हैं। राइट। कि स्टेट का आइडिया क्या होगा, कौन से राइट्स है, किन पे क्या अप्लाई होगा, सो ऑन सो फोर्थ। राइट। आपके आर्टिकल 14 से जो है ये शुरू होते हैं, जो एक्चुअल बॉडी ऑफ आपके फंडामेंटल राइट्स है। एंड आर्टिकल 32 जो है आपका लास्ट आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। ना तो क्वेश्चन अराइजेस कि इनको फंडामेंटल राइट्स क्यों बुलाया जाता है? वाई आर दे फंडामेंटल? फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी फाउंडेशनल, जो कि बहुत ज़रूरी हो, जो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग हो। सो नाउ देयर आर न्यूमरस रीजंस व्हाई द फंडामेंटल राइट्स आर कंसिडर्ड फंडामेंटल। ठीक है। अब हम कहते हैं कि फंडामेंटल जो है, पहली चीज़ तो जो वर्ड है फंडामेंटल वो सजेस्ट करता है कि ये राइट्स जो हैं इतने इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही इनको लिस्ट किया गया और स्पेशल प्रोविजंस जो है इनके बारे में बनाए गए। तो जैसे कि हमने पहले बोला, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज़ द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड एंड बिकॉज दे आर पुट in this very important chapter of the constitution, that's what makes them fundamental. सेकेंडली ये बात हुई कि अगेन दे आर सो इम्पॉर्टेंट और सो फंडामेंटल कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद इंश्योर करता है कि नॉट जस्ट प्राइवेट सिटीजन्स और बॉडीज बट इवन द गवर्नमेंट कांट वायलेट देम। एंड फॉर द सेम
किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है, आपकी जो जुडिशरी है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है थ्रू वेरियस आर्टिकल्स सच एज आर्टिकल 32 फॉर द सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 फॉर द हाई कोर्ट, राइट। नेक्स्ट ये भी कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, अब फंडामेंटल या इतने ज़रूरी या इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दे आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी लीगल राइट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि पहले दो पॉइंट्स तो बोल दिया कि हाँ जी गवर्नमेंट के अगेंस्ट गवर्नमेंट भी इनको वायलेट ना करे, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, बट कई ऐसे लीगल राइट्स भी हैं जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं बट चैप्टर 3 में नहीं है और वो फंडामेंटल नहीं है। तो अब इन ऑर्डिनरी लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंट हो सकता है? ऑर्डिनरी लीगल राइट्स जो है प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स किए जाते हैं बाय ऑर्डिनरी लॉ। फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनको इंश्योर करती है। साथ ही में ऑर्डिनरी राइट्स जो हैं ये चेंज किए जा सकते हैं बाय लेजिस्लेचर थ्रू एन ऑर्डिनरी प्रोसेस। आपको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बट फंडामेंटल राइट्स को अगर आपने उनमें कुछ चेंजेस लाने हैं, आपको अमेंड करना पड़ेगा द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। फर्दरमोर कोई भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जो है एक्ट नहीं कर सकता एक मैनर में जो कि इनको वायलेट करे, और इसीलिए जुडिशरी जो है उसको एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इनको प्रोटेक्ट करने की, ठीक है। तो आपकी जो रिट्स हैं एनेबल करते हैं इस प्रोटेक्शन को। लास्टली एनसीईआरटी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे रखती है कि फंडामेंटल राइट्स इवन दो दे आर सो इम्पॉर्टेंट, दे आर सो सैक्रोसैंक्ट, फिर भी इसका ये मतलब नहीं कि एब्सोल्यूट या अनलिमिटेड है, कि इनके ऊपर जो है कोई पावर नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, और ये एब्सोल्यूट है इन नेचर, नहीं, ये भी नहीं है। गवर्नमेंट जो है उसको ये पावर दी गई है कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं ऑन द एक्सरसाइज ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स। तो आगे हम देखेंगे किस तरह की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं for law and order, for maintenance of relationship with other countries, friendly relations with other countries। तो ये ऐसी कुछ जो considerate और बहुत ही ऐसी restrictions है that you understand which are required for the well functioning of a state, of a nation state, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हम रोकेंगे एंड अगले लेक्चर के अंदर जो है फंडामेंटल की और फंडामेंटल राइट्स की और जो डिटेल्स हैं गिवन इन दी एनसीईआरटी उसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर गोइंग देयर आर सर्टेन कोर्सेज जो कि हमने शुरू किए हैं स्पेशली फॉर बिगिनर्स फॉर यूपीएससी मेंस। देर इज़ योर प्री प्लस मेंस बैच जहाँ पे कॉम्प्रीहेंसिवली ये सारी चीज़ें कराई जा रही हैं, फ्रॉम एनसीईआरटी टू लक्ष्मीकांत टू ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज that you can imagine for your prelims prep for your entire UPSC preparation, चाहे वो prelims हो चाहे वो mains हो। साथ ही में इसके अंदर MCQs होंगे, इसके अंदर टेस्ट सीरीज होंगी, इसके अंदर जो है आपके आंसर राइटिंग भी होगी अलॉन्ग विद इवैल्यूएशन। इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, अगर आप एसए ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी है, ऑप्शनल्स भी जो है अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, वेरियस कॉम्बिनेशंस भी हैं जो कि आपके लिए बहुत किफ़ायती हो सकते हैं। एंड लास्टली इफ़ यूर 2020 के कैंडिडेट, आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी जो है चलाई जा रही हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।